नमस्कार, मैं सोनाली आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम खुला आकाश में। दोस्तों, कोरोना वायरस जनित वैश्विक महामारी ने मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। रोजगार हो, उद्योग हो और इसके साथ साथ जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है हम सभी को। ऐसे में कोविड-19 से बचाव के लिए शारीरिक दूरी भी बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए अन्य जगहों के साथ साथ जो शैक्षणिक संस्थानें हैं उन्हें भी बंद करने का निर्देश दिया गया। हालांकि धीरे धीरे अब स्कूल कॉलेजेस खुलने भी शुरू हो गए हैं, लेकिन पूरी गाइडलाइंस के साथ। बहरहाल, अब अगर हम बात करें शिक्षा व्यवस्था की, तो बच्चों के पठन पाठन में कोई बाधा ना आए इसके लिए जो दूसरा विकल्प है शिक्षा का, उसकी शुरुआत की गई, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत की गई, ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत की गई। हमारे घर में हो या फिर आपके घर में हो, हम सबके घर में जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं ऑनलाइन शिक्षा के बारे में और बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले उनका परिचय आपसे कराएं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शाहिना खान। आप एसटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की डायरेक्टर हैं, जिसके अंतर्गत एसटी रजा इंटरनेशनल स्कूल और एसटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन और रजा इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल आता है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने का। जी मैम, जो कि आप प्रिंसिपल हैं, आप डायरेक्टर हैं स्कूल की, कॉलेज की, आपसे ये जानना चाहूँगी कि चूँकि काफ़ी नज़दीक से, काफ़ी बारीकी से हर चीज़ को आप जान गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से बच्चों के चल रहे हैं, थोड़ा डिटेल में बताएं किस तरह से शुरुआत हुई, किस सोच के साथ इसकी शुरुआत की गई, साथ ही साथ प्रक्रिया क्या कुछ है इसकी? जी सोनाली जी, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम शुरू हुआ, ऐसे तो YouTube पे बहुत सारे टीचर्स पहले से ही वीडियोस डालते थे और बहुत ही कम ऐसा होता था कि लाइव कुछ लोग जाते थे। एक्चुअली पहले हमें इसका इम्पोर्टेंस पता ही नहीं था। तो जब ये पैंडेमिक आया कोविड और सब पूरे दुनिया में एकदम हलचल मच गई और हमारे भारत में भी और पटना में, तो मुझे याद है उस वक्त फाइनल एग्जामिनेशन हम लोगों ने ओवर कर लिया था फरवरी में। और उसके बाद सडनली जब ऐसी बात हुई और फिर सेशन स्टार्ट करना था, तो बहुत ही कम दिन का, मुझे लगता है 10 दिन का गैप होगा, जब हम लोग का दिमाग चल रहा था कि किस तरह से हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, सेशंस भी स्टार्ट करने हैं, बच्चों का एजुकेशन पीछे नहीं रहना चाहिए। उस वक्त हम लोगों ने और सभी लोगों ने, जो भी एजुकेशन फ्रेटर्निटी के लोग हैं, वी डिस्कस्ड अमंग्स्ट आवरसेल्व्स कि क्या करना चाहिए। और उस वक्त ऐसा लगा कि नहीं, अब चूंकि जूम है, गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है हमारे हाथों में, तो इसका फ़ायदा उठाया जाए। और व्हाट्सएप है, तो इन सारी चीज़ों का हम लोगों ने इनिशियली वी स्टार्टेड विथ व्हाट्सएप क्लासेस। तो व्हाट्सएप पे पहले हम लोगों ने ग्रुप बनाया, बिकॉज वी वांटेड टू स्टार्ट, हम लोग चाह रहे थे कि सेशन जो है टाइमली स्टार्ट हो। तो बजाते जैसे सेशन स्टार्ट होता है, एक सर्कुलर गया कि हाँ सेशन इस दिन स्टार्ट होगा और सब लोग व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे। तो स्टार्ट हम लोगों ने बिल्कुल टाइमली मार्च एंड में 30 मार्च होगा, उस टाइम स्टार्ट कर दिया, जिस वक्त एकदम पीक पे था और लॉकडाउन की स्थिति थी। तो वहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने अपना वर्कआउट करना शुरू किया कि किस तरह से हम लोग और इसको रियलिस्टिक बना सकते हैं। और उस वक्त मुझे पता चला कि गूगल क्लासरूम का एक ऑप्शन होता है, जो गूगल कंपनी सारे एफिलिएटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो उस पर हम लोगों ने वर्क किया और हमें वहाँ से अप्रूवल मिला। फिर MS Teams भी है। तो इस तरह से करके हम लोगों ने एक सेटअप तैयार किया, एक वर्चुअल क्लासरूम तैयार किया, और वो और व्हाट्सएप दोनों की मदद से हम लोगों का क्लास स्टार्ट हुआ।
और हम लोग टाइम पे इसको कर पाए। जाहिर तौर पर टेक्निकली हम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब बच्चों के जो पठन पाठन है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होंगे। जिस तरह से मैम बता रही है कि किस एक सकारात्मक सोच के साथ ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत हुई, उसके बाद बच्चे भी धीरे धीरे इसे एक्सेप्ट करते चले गए, पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करते चले गए, टीचर्स तो लगातार जुड़े हुए हैं ही और लगातार वो अपना समय देकर बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं। मैम आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऑनलाइन क्लासेस जब शुरुआत हुई थी उस समय में चुनौतियाँ क्या क्या दिख रही थी आपके सामने? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका सोनाली जी। चुनौतियाँ तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ये एक नया सिस्टम था एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं प्रिपेयर हो सकती हूँ बिकॉज आई एम टेक savvy, लेकिन बहुत सारे हमारे गार्डियंस जो हैं, टीचर्स जो बहुत तरह के टीचर्स होते हैं। जो यंग टीचर्स होते हैं दे हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, और कुछ टीचर्स ऐसे थे जो थोड़े सीनियर थे और उनमें तो मतलब व्हाट्सएप से भी घबराहट होती थी, तो उन लोगों को पहले थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट लेकिन सब लोगों ने एडजस्ट किया, सब लोगों ने सीखा। मुझे बहुत खुशी होगी बताते हुए कि हमारे यहाँ जो सीनियर टीचर्स थे, जो 50+ टीचर्स हैं, उन्होंने अपने बच्चों की मदद से टेक्नोलॉजी सीखी, मतलब दे लर्नड एवरीथिंग, और इससे इतना फ़ायदा हुआ। मतलब शुरू में थोड़ी परेशानी हुई, एक दूसरे को सब लोगों ने सहयोग किया, लेकिन ग्रेजुअली आफ्टर अ मंथ, लाइक मुझे लगता है अप्रैल एंड के टाइम, सब लोग बहुत खुश थे कि मैम हम लोग सीख गए हैं, हम लोग कर रहे हैं काम। तो ये एक अपने आप में इतनी बड़ी उपलब्धता थी किसी के लिए भी, फॉर एनी बडीज प्रोफेशनल ग्रोथ, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और इवन सब लोग अब टाइपिंग करते हैं, जैसे गूगल फॉर्म्स में हम लोग अभी एग्जाम अगर लेते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स लेना है, तो गूगल फॉर्म्स में सारे टीचर्स जो है क्वेश्चन टाइप करते हैं और आंसर जो फीडबैक देते हैं बच्चे को उनके पर्सनल ईमेल पे जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना, ये इससे प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ। मतलब मुझे तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें दिखी इसमें। बिल्कुल, मतलब पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए हाँ, भी, पेरेंट्स हर भी, किसी के लिए बिल्कुल। भी ये बड़ा पेरेंट्स भी जो जिनको लगता था कि अरे मैं कैसे सीखूंगी, वो लोग सब लोग इस पे एडजस्ट कर गए। और मैं हमेशा सबको एक बात बोलती हूँ, वो जो डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो बिल्कुल सही है आज के टाइम में एकदम। मैंने कहा सभी को कि देखिए सर, देखिए मैम, अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे, अगर आप नहीं सीखेंगे, ठीक है हम लोग कोऑपरेट करेंगे, आप भले स्लो हो सकते हैं लेकिन सीखना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर आप लोग आज के सिनेरियो में स्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो इसको टीचर्स ने एक्सेप्ट किया, इसको सीखा, पेरेंट्स ने सीखा, बच्चों ने सीखा, तो एवरीबडी अडेप्टेड टू इट वंडरफुली। कुछ हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं मैम। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन्हें भी शुरुआती दौर में जाहिर तौर पे समस्याएं ज़रूर आई होंगी, लेकिन अब वो भी पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस को। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आपने जो फील किया कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उन्होंने किस तरह से फिर ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेप्ट किया, उनके पेरेंट्स ने किस तरह से एक्सेप्ट किया? ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों, देखिए अभी कुछ सालों से आपको पता है, जैसे डिजिटल इंडिया का जो एक मुहिम चल रही है, तो सभी लोगों को ये पता है। और कुछ कंपनियां जो आई हैं जो फ्री इंटरनेट उपलब्ध करा रही थी, तो इन सब की वजह से जो एक डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस पहले ऑलरेडी चल रहा था, लोगों के पास इंटरनेट था। लेकिन हाँ, अभी भी जो रिमोट विलेजेस हैं वहाँ पे तो दिक्कत है। और इसमें जो रूरल एरियाज जो पटना से या शहरों से सटे हुए हैं, तो वहाँ उतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ भी आजकल बच्चे इतने स्मार्ट हैं, आपको मैं बताऊँ, स्मार्टफोन्स ने इतना ज़्यादा टेक सेवी कर दिया। एक ऐसा इंसान जो कि बहुत एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो सब कुछ जानता है कि कैसे प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना है, कैसे मैसेज भेजना है, कैसे वीडियो कॉल करना है, कैसे रील्स बनाना है। रील्स इतना पॉपुलर, तो रूरल एरिया के लोग भी जो वीडियोस आ रहे हैं, आप कभी कभी देखेंगे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कि गांव के लोग जो वीडियोस बना के अपने म्यूजिक के पॉपुलर हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि उनके पास एक्सेस है, वो जानते हैं चीज़ों को। लेकिन एक इसमें थोड़ी सी जो परेशानी है, एक हम लोगों ने देखा और सभी रिसर्चर्स ने भी देखा कि ये जो डिजिटल डिवाइड एक थोड़ा सा आ गया। क्यों आया? क्योंकि जो लोग स्मार्टफोन्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसके लिए डिजिटल या ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आपके पास स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। जो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत आई। लेकिन उसमें भी जो बहुत सारे स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशन है, मैं जैसे हायर एजुकेशन की बात करूँ तो IIT वगैरह, उन लोगों ने, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग संस्था है ना, बहुत गवर्नमेंट की है, तो इन लोगों ने प्रोवाइड किया, लैपटॉप्स प्रोवाइड किया और मोबाइल फोन्स प्रोवाइड किया।
उन वैसे बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हों। और अगर हम स्कूल की बात करें तो थोड़ा सा ये थोड़ी दिक्कत आई है कि अब एक मोबाइल है, बच्चे 3 हैं तो तीनों को क्लास करना है, तो इसमें लेकिन स्कूल का सहयोग रहा है कि टाइमिंग थोड़ा अलग कर दें या कुछ इस तरह की बातें। तो बस ये थोड़ी दिक्कत आई है जो डिजिटल डिवाइड का जो इशू है। थोड़ा हम मैम बात करेंगे जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं, साथ ही जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं, तो सीनियर क्लास के बच्चे तो फिर भी थोड़े फ्रेंडली हैं इन चीज़ों से, लेकिन जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी स्कूल उस समय आया था उनका जाने का, लेकिन वो कोरोना की वजह से जा नहीं पाए, एडमिशन तो ले लिया उन्होंने लेकिन स्कूल तक नहीं पहुंच पाए, वैसे बच्चों को किस तरह की परेशानी आ रही है? जी हाँ, ये जो आपने डिस्कस किया, जो छोटे बच्चों की बात है, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है या रह भी रहा है। अब तो थोड़े एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 years हो गए हमें इस पैंडेमिक को जूझते हुए। तो जो छोटे बच्चे हैं, जैसे मॉन्टेसरी के बच्चे हैं और 1 के भी बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो उनके पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती। और हैट्स ऑफ टू सच पेरेंट्स जिनके मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनकी, क्योंकि छोटे बच्चों को एक जगह बिठा के रखना और उन्हें ऑनलाइन क्लास की तरफ अट्रैक्ट करना, इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट। और ये थोड़ा मोनोटोनस भी है छोटे बच्चों के लिए कि आप लगातार एक मोबाइल के सामने या सिस्टम के सामने बैठे हैं पूरे टाइम और क्लास कर रहे हैं, तो ये चैलेंजिंग है उन पेरेंट्स के लिए। लेकिन टीचर्स जो हैं वो समझते हैं, जो हमारे मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर्स हैं वो समझते हैं इस बात को और वो कोऑपरेट करते हैं पेरेंट्स के साथ कि ठीक है अभी बच्चे को कुछ खाना है, कुछ पानी पीना है, वो उठ के चला गया, अच्छा पेरेंट्स का काम है जल्दी जल्दी पकड़ के लाया, फिर से बैठो बेटा, जो भी है ये चैलेंजेस है, तो उनके लिए थोड़ा टफ तो है। मुझे लगता है बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मेरा भी बच्चा छोटा है, ऑनलाइन क्लासेस में करवाती हूँ, परेशानियां जरूर है, हम सबके साथ है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो सीख रहे हैं चीज़ों को, वो इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि शुरुआती दिनों में जब बच्चे स्कूल जाने में कतराते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक अच्छी प्रैक्टिस है छोटे बच्चों के लिए कि किस तरह से वो घर में बैठकर लैपटॉप के जरिए, मोबाइल के जरिए जो क्लासेस है वो अटेंड कर रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जी, सुबह उठना नहीं पड़ रहा है, ये प्लस पॉइंट है उनका। नहीं तो सुबह उठ के स्कूल जाने की तैयारी, वो घर पे ही कंफर्टेबल हैं अपने पेरेंट्स के बीच में क्लास करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं इसके बारे में। ओके मैम, आपसे ये जानना चाहूँगी, ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से जो सीनियर जो बच्चे हैं जो 12th के बाद अपने स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छा ऑप्शन है, कम खर्च में वो घर बैठे बिठाए अपने मन चाहे टीचर से पढ़ पा रहे हैं। अगर वो पटना में हम हैं और हमें साउथ के किसी टीचर से पढ़ाई करनी है, दिल्ली के किसी टीचर से पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन ही सारी चीज़ें चल रही हैं। जी बिल्कुल। +2 के बाद अमूमन बच्चे मेडिकल की तैयारी, बिहार में, अपने बिहार की अगर हम बात करें, मेडिकल इंजीनियरिंग, अभी लॉ एक है नया, या जितने भी तरह के ट्रेनिंग्स होते हैं, तो अमूमन आप सुनते होंगे कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, राजस्थान की तरफ जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं या कहीं और मूव कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो हॉस्टल का खर्च बच रहा है उनका, टीचर्स का जो फीस ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है वो टीचर्स अगर लाइव क्लासेस लेंगे तो ज़्यादा फ़ी होगी, अगर ऑनलाइन लेंगे तो कम होगी, तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है कि वो अपने मनचाहे टीचर से ऑनलाइन पढ़ सकें। और इस चीज़ को बच्चों ने एक्सेप्ट किया है जो पहले नहीं करते थे। पहले मुझे लगता, पहले सभी को लगता था वी आर नॉट एडजस्टेड टू दिस, इट हैज़ बिकम द न्यू नॉर्मल। तो ये उनके लिए भी अच्छा हुआ है कि वो ये जो लॉकडाउन अगर जो हुआ तो उसमें उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हुई है, क्योंकि वो बच्चे जो सिंसियर हैं, जो अपने लाइफ और करियर को बनाना चाहते हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी पढ़ाई हैम्पर हो और वो घर बैठे ही अपने ट्यूशन से, और मुझे लगता है जितने भी सपोर्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं अपार्ट फ्रॉम स्कूल, जितनी भी संस्थाएं हैं, उन लोगों ने भी अपनी चीज़ों को ऐसे अडेप्ट कर लिया है कि ताकि वो बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दूर रह के ही दे पाएँ। मैम, चूँकि आप स्कूल और कॉलेज दोनों ही आप रन कर रही हैं, तो आप ये थोड़ा विस्तार से बताएं कि जो खासकर गणित के बच्चे हैं, विज्ञान के बच्चे हैं, उनके सामने किस तरह की परेशानियां आती है, क्योंकि उनके लिए प्रैक्टिकल क्लासेस ज़रूरी होते हैं। जी हाँ, यहाँ थोड़ा सा सोनाली थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मुझे लगता है देखिए आजकल वीडियोस अवेलेबल है, जैसे डेमो करते हैं हम लोग लाइव में, ठीक है, बच्चा वो खुद नहीं कर सकता, स्पेशली अगर हम केमिस्ट्री लैब की बात करें, या क्योंकि वो घर पे केमिकल्स नहीं होते हैं, टीचर्स तो वो स्कूल में डेमो करके वो दिखा सकते हैं। और क्या है कि अभी जब लॉकडाउन सीरीज, जैसे 2-3 महीना लॉकडाउन रहा, उसके बाद अनलॉक हुआ,
तो अभी हमारे स्कूल्स में और हमारे कॉलेजेस में वी आर हैविंग प्रैक्टिकल्स, जो भी उनका छूटा है हम लोग उसको वापस करवा पा रहे हैं और बच्चे कर रहे हैं। तो ये एक बेनिफिट है, लाइक बिकॉज लॉकडाउन फुल तो नहीं रहा है ना, 3 महीनों के लिए रहा है। और उसके बाद जो बच्चे आए हैं सीनियर क्लासेस के बच्चे, प्राइमरी का तो पहले नहीं खुला था, लेकिन जब 9th ऑनवर्ड्स खुलता है, प्रैक्टिकल्स मोस्टली हम लोग 9th ऑनवर्ड्स रहता है या कॉलेजेस में रहता है, तो बच्चों का स्कूल खुला या कॉलेज खुला और वो आकर और उन्होंने अपने प्रैक्टिकल को किए। और दूसरी चीज हम लोग हमेशा वी गिव अ यूट्यूब लिंक, जैसे यूट्यूब पे पूरा फुल डेमो होता है कहीं भी। बहुत सारे टीचर्स आजकल तो एक अच्छा ट्रेंड आ गया है, ये जो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है हम लोगों का, मतलब इतने बढ़िया वीडियोस अवेलेबल हैं कि बच्चों को बहुत अच्छा सपोर्ट उससे मिल सकता है। और चूंकि 3 महीने का लॉकडाउन था, इसलिए अब जो बच्चे आए हैं तो वो सब कुछ कर पा रहे हैं। जाहिर तौर पे बीच में एक ब्रेक जरूर हुआ था, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ने सबको जोड़ के रखा पूरी तरह से, यानी कि उस ब्रेक को कहीं ना कहीं काटने का काम किया। और साथ ही साथ अब चूंकि धीरे धीरे जो भी शिक्षण संस्थान है वो खुल रहे हैं, तो ऐसे में जो भी प्रैक्टिकल क्लासेस का लॉस हुआ वो अब धीरे धीरे जैसे मैम ने बताया कि अब शुरुआत हो चुकी है। जी मैम, आप ऑनलाइन क्लासेस के साथ एजुकेशन को जोड़ते हुए अगर हम भविष्य देखें बच्चों का, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, एक कॉन्सेप्ट आया है हाइब्रिड एजुकेशन का। मैं ये बताना, व्हाट इज हाइब्रिड एजुकेशन? ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस है। तो अब ये एक सिस्टम बन गया है और मुझे लगता है ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिस्टम है। अगर चीज़ें सामान्य भी हो जाती हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है ऑनलाइन क्लासेस। पहले मुझे याद है कि जब डीएम ऑर्डर से स्कूल बंद हो जाया करते थे या विंटर वेकेशन के लिए बहुत ठंड पड़ी, स्कूल बंद हो जाया करते थे, क्लासेस ऑफ, फिर होमवर्क का सिलसिला शुरू होता था कि टीचर से बोल के होमवर्क बनवाना है। तो अब ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं और अब ऐसा हो गया है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस पैरेलल, हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उस पर ऑनलाइन क्लासेस चल सकते हैं और पठन पाठन का कोई हानि नहीं हो सकती है, सभी बच्चे जुड़े रहेंगे एक जैसे। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया है। और दूसरी चीज़ ये मुझे प्रैक्टिकली जो मुझे अपने इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिला है, अभी हमारे यहाँ के एक टीचर दुर्भाग्यवश उनका हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, तो हम लोगों ने उन्हें ऑनलाइन क्लासेस घर से लेने की, बहुत एक्सट्रीम केसेस में, सबको तो नहीं अलाउ कर सकते हैं अदरवाइज, तो एक्सट्रीम केस में हम लोगों ने उन्हें अलाउ किया। और चूंकि बच्चों के एग्जाम होने वाले थे तो इसलिए कोई लॉस नहीं हुआ। तो ये सारे जो प्लस पॉइंट है, ये फ्यूचर जो हमारा है, तो बिल्कुल इसके वजह से मुझे तो बहुत ज़्यादा ही आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, बिकॉज वी आर नॉट फुली डिपेंडेंट ऑन ऑनलाइन, बट ये जो हाइब्रिड एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सही है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। मतलब ऑनलाइन क्लासेस के जाहिर तौर पे जो फायदे हैं वो एक के बाद एक हम लगातार देखते जा रहे हैं कि किस तरह से बच्चे घर बैठे हर तरह के जो क्लासेस है वो कर रहे हैं। टीचर्स के लिए भी कई तरह की सहूलियत है, वेकेशन हो या फिर रेनी सीजन हो, ऐसे में जब मजबूरी में क्लासेस बंद करने पड़ते थे, स्कूल बंद करना पड़ता था, इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा ऑनलाइन क्लासेस जब हमारे चल रहे हैं। तो जाहिर तौर पे कई सारे इसके जो सकारात्मक पहलू है वो सब हम सबके सामने हैं। मैम, आपसे साथ ही ये जानना चाहूँगी कि ऑनलाइन क्लासेस तो जाहिर तौर पे चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इस दौरान कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन के शिकार भी हुए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सोनाली जी, ये जो पिछला जो फर्स्ट वेव जब आया था और उस वक्त अचानक से जो मतलब जिंदगी रुक सी गई थी, मुझे याद है कि सुबह में 10-11 बजे मतलब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करता था पूरे एरिया में, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ। लोगों ने समझ ही नहीं पाया कि आखिर अचानक हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में कौन सी चीज आ गई जिसने सब चीज को एकदम से रोक दिया। और उस वक्त का जो दौर था, बच्चे जब शुरू हुआ ऑनलाइन क्लासेस, धीरे धीरे बच्चों ने स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ा जो लंबा चला तो थोड़े से डिप्रेशन के शिकार हो गए बच्चे। उसकी वजह ये है कि वो घरों में कन्फाइंड हो गए, वो अपनी स्क्रीन्स के सामने कन्फाइंड हो गए। और स्क्रीन टाइमिंग अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है तो वो जाहिर सी बात है मेंटली इफेक्ट करता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारे स्कूलों ने बीच बीच में म्यूजिक क्लास 10 मिनट का या पोएट्री या थोड़ा सा वो शुरू किया। इवन हम लोगों ने भी 1-2 बार ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई कि बच्चों, बिकॉज रीज़न उसका ये था कि बच्चे स्कूल जाते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, एक चेंज हो जाता है। और घर पे जो है ना एक मोनोटनी हो गई उनके लिए। और बच्चे ही नहीं, आप जनरल एक रिसर्च देखिएगा, सारे ही लोग, क्योंकि हमारी सोशल लाइफ कट हो गई थी और मैन इज अ सोशल एनिमल, तो हम लोग सब कहीं ना कहीं
अपने साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा ही इफेक्टेड हुए हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है इस चीज़ का। तो उसके लिए जो भी घर में स्ट्रॉन्ग मेंबर होता है वो अगर ऑब्जर्व कर रहा है, अगर टीचर हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं, थोड़ा बूस्ट करते हैं वैसे बच्चों को। और हम लोगों ने किया डिप्रेशन हुआ है, ये सही बात है, लेकिन इसको ये लॉकडाउन 1 में ज़्यादा हुआ। उसके बाद फिर ये जो सेकंड वेव आया, इसके बाद ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिली, बिकॉज बीच में बच्चे आ गए। तो उसका एक यही मैंने यही बताया बच्चों को कि आप मेडिटेशन करिए, वो बहुत ही इफेक्टिव था। आप थोड़ा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, थोड़ा योगा करिए, प्राणायाम करिए, तो इन सारी चीज़ों से बहुत ही फायदा हुआ है। जाहिर तौर पे शुरुआती दौर में हम सब ने बहुत ही परेशानियां झेली हैं कोरोना की वजह से, लेकिन समय धीरे धीरे अब गुजरता चला गया है और हम कहीं ना कहीं यूज टू हो चुके हैं उन चीज़ों से। ज़िंदगी जीने का तरीका हमें आ चुका है और बच्चों ने भी एक्सेप्ट किया है कि किस तरह से शुरुआती दौर में ज़रूर वो थोड़े बहुत कुछ बच्चे थे जो डिप्रेशन के शिकार हुए, जिस तरह से मैम भी बता दें, चूँकि लगातार आप जुड़ी रही हैं बच्चों से। लेकिन अब वो समय गुजर चुका है, अब हम हर तरह से स्ट्रांग हो चुके हैं, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो। शिक्षा के माध्यम की अगर हम बात करें तो हर तरह से अब हम काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं हर चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऑनलाइन क्लासेस के समय में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होता है बच्चों के बीच। हाँ, डिस्ट्रैक्शन होता है। तो जैसे जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं, चूँकि वो अपने घरों में होते हैं और हर बच्चों के पास उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं कि एक अलग रूम हो जहाँ पे वो बैठ के ऑनलाइन क्लास कर सकें। फोकस किस तरह से फिर बच्चे करें उस पर? हाँ, फोकस टिप्स क्या देना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूँगी कि जब आप ऑनलाइन क्लास करते हो तो जो आपका शेड्यूल मिला है, बिकॉज आप देखेंगे कि कोई भी अच्छे स्कूलों में हर पीरियड के बीच में 10 मिनट्स का ब्रेक दिया गया है, क्योंकि उनकी आंखों पे जोर ना पड़े और उनका जो स्क्रीन टाइमिंग है उसमें थोड़ी कटौती हो। तो वो 10 मिनट्स में जो है ना, बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जो भी उनको पानी पीना है या वॉशरूम जाना है, ये इन सारी चीज़ों को वो करके फिर वापस अपने पढ़ाई पे आ जाएं। तो और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स में, तो मैं फिर से हैट्स ऑफ टू दोज पेरेंट्स हु हैव बीन कोऑपरेटिंग, बिकॉज ये तो टफ है ना कि मुझे बच्चों पे भी ध्यान देना है और ऑनलाइन क्लास भी बच्चा फोकस करे। तो टीचर्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि वो कैसे बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं, कैसे वीडियोस पे कभी रेयरेस्ट केस में वीडियो ऑफ कर देते हैं कुछ बच्चे। आप जानते हैं कि हर तरह के बच्चे होते हैं, तो इस तरह की केसेस आए हैं। बट स्टिल फोकस करने का एक ये है कि आप अपने शेड्यूल को, जो बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चों की, प्राइमरी के बच्चों की मैं नहीं बात करूँ, जो बड़े बच्चे हैं जिनको पता है कि मुझे क्लासेस करनी है, मुझे फ़ायदा उठाना है, तो उनके लिए यही है कि जो 10 मिनट्स का ब्रेक होता है उसमें अपने दूसरे कामों को कर लिया करें। ये मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इधर मुझे पर्सनली जब मुझे लगा कि अरे मैंने तो अपने बच्चों से बिल्कुल, मेरा तो कट ऑफ ही हो गया 1.5 साल से, बिकॉज जब वो बच्चे स्कूल आते थे मैं राउंड लेती थी तो एक इंटरेक्शन होता था। तो मैंने अभी एवरी सैटरडे ग्रुप्स ऑफ क्लासेस के साथ जूम मीटिंग स्टार्ट कर दी और उनसे मैंने कहा कि मैं कुछ पढ़ाई की बात नहीं करने वाली हूँ आपके साथ, और बस हम लोग हॉबीज की बात करेंगे और आप लोगों ने क्या किया, क्या सीखा। और बहुत ही, यकीन जानिए, बहुत ही मजा आता था मुझे। और अभी जब फिर उसके बाद अनलॉक हो गया तो बहुत अच्छा रहा वो। अभी जो क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, तो अब किस तरह के अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं बच्चे आपसे? नहीं, बहुत ही मजेदार। अभी सबसे अच्छी बात है ना कि सीनियर क्लासेस में अटेंडेंस बहुत अच्छा है। प्राइमरी के बच्चे कम है, पेरेंट्स डरते हैं और वी कैन नॉट फोर्स देम। तो प्राइमरी में क्लास बहुत ही कम अटेंडेंस है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है प्राइमरी चलाने का, तो हम लोग चला रहे हैं। लेकिन जो सीनियर बच्चे हैं उनके साथ फुल अटेंडेंस एंड दे आर वेरी हैप्पी टू बी बैक इन द कैंपस। मैं तो पूछती हूँ बच्चों से कि कैसा लग रहा है बेटा आके आपको स्कूल में? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, अब प्लीज स्कूल नहीं बंद होना चाहिए। बच्चे इस तरह के फीडबैक दे रहे हैं। जिस तरह से बच्चे ने लगातार, अगर हम कहें कि 1.5 साल तक बच्चे घर में रहे, उसके बाद जब शुरुआती में बच्चे थोड़े कतराते हैं स्कूल जाने से, बहाने करते हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, लेकिन अब एक लंबे अंतराल के बाद जब स्कूल खुला है तो जाहिर तौर पे एक नए जोश के साथ, एक नई सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो स्कूल जा रहे हैं। मैम, और आप क्या टिप्स देना चाहेंगी बच्चों को कि वो जो आगे का भविष्य उनका है वो काफ़ी अच्छा हो? चूँकि अब जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं डिजिटली स्ट्रांग होते जा रहे हैं। जी मैम, इस बारे में मेरा जो एक शेड्यूल है अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन, मैं हमेशा कल भी मैं अपने बच्चों को समझा रही थी कि एक लाइफ में क्या हम लोग इंग्रेडिएंट्स चाहते हैं। जैसे मैं कोई डिश बनाती हूँ तो उसमें
नमक भी बराबर होना चाहिए, मसाला भी बराबर होना चाहिए, ऑयल भी बराबर होना चाहिए। तो मैंने कहा कि एक ये जो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, मेरा वन डे है, इट शुड बी कंप्लीट विथ ऑल इंग्रेडिएंट्स। जैसे इसमें प्रेयर होना चाहिए सबसे पहले, इसमें हेल्थ होना चाहिए, हेल्थ के लिए कॉन्शियस, मेरा थोड़ा फिजिकल वर्कआउट होना चाहिए, मेरी पढ़ाई होनी चाहिए, मेरे सराउंडिंग्स के लिए, मेरी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और सबसे लास्ट में ये बताना चाहूँगी बच्चों, आप रात में सोने से पहले 2 चीज़ें ज़रूर सोचें कि आज मैंने ऐसा क्या किया कि उसके लिए मैं गौरवान्वित महसूस करूँ। व्हाट हैव आई डन सो दैट आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अगर आप हर रात 2 चीज़ों के लिए ऐसा सोचते हैं कि क्या मैंने 2 काम किया, वो बहुत छोटा काम भी हो सकता है, किसी अपने डोमेस्टिक हेल्प को हेल्प करना हो सकता है, अपने भाई बहनों को हेल्प करना हो सकता है, या आप कहीं जा रहे हैं, कोई पत्थर पड़ा है रास्ते में और उसे साइड कर दिया। तो ऐसी 2 चीज़ें क्या की है आपने जिसकी वजह से यू आर प्राउड ऑफ यू। तो इसको जब आप रिकॉल करेंगे एंड यू विल फाइंड कि हाँ आपने आज नहीं किया है, तो नेक्स्ट डे से आप ज़रूर वो काम करेंगे। और इस तरह से जो ये 5 इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया है अपने लाइफ के लिए, वो हर दिन अगर आप करेंगे तो योर लाइफ विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। जाहिर तौर पे ये एक जो हर दिनचर्या की अगर हम बात करें तो ये एक बच्चों के लिए बड़ी अच्छी सीख मैम ने बताई कि अगर इस तरह से हर बच्चा करे तो जाहिर तौर पे वो एक बेहतर इंसान, एक बेहतर मनुष्य बनकर उभरेगा। मैम आपसे ये जानना चाहूँगी कि बच्चे तो डिजिटली स्ट्रांग हुए हैं, जो पेरेंट्स हैं जिन्हें मोबाइल बहुत ज़्यादा वो फ्रेंडली नहीं थे मोबाइल से, स्मार्टफोन से, वो अब कहीं ना कहीं वो भी डिजिटली स्ट्रांग होते जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। खासकर अगर हम गांव की बात करें जहाँ पे बहुत ऐसा नहीं है कि गांव में भी कई लोग हैं जिन्हें स्मार्टफोन्स बहुत ईजिली चलाना आता है, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो जानते ही नहीं थे कि किस तरह से क्या करना है हमें स्मार्टफोन के साथ, लेकिन वो भी अब बच्चों की वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो उन पेरेंट्स को जाहिर तौर पर सबसे पहले तो बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद उन तमाम टीचर्स को और उन तमाम पेरेंट्स को जिन्होंने बच्चों को इतना सहयोग किया उनके एजुकेशन को आगे बढ़ाने में। मैम क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को? नहीं, उन पेरेंट्स को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि उन लोगों ने सीखा। और मेरे हिसाब से ज़िंदगी में जो लर्निंग है, लर्निंग कभी रुकती नहीं है। जो हम सीखते हैं वो कभी रुक नहीं सकता, वो ज़िंदगी भर चलता रहता है, वो और चलनी भी चाहिए ज़िंदगी भर। तभी हमें जो आत्मविश्वास आता है, हमें जो कॉन्फिडेंस आता है, उसकी वजह से आता है। तो वैसे पेरेंट्स जो रूरल एरिया में रहते हैं और वो सीख गए हैं, तो मैं उनके लिए एक मैसेज ये देना चाहूँ कि आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। आप यूट्यूब चैनल्स देखें जिसमें आपको अपने लिए वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे अगर छोटा सा बिजनेस शुरू करना है कि आपको कुछ बना के कुक करके आपको स्टॉल लगाना है, आपको बहुत अच्छी सी सिलाई करनी है, या क्योंकि मतलब वीडियोस इतने ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स पॉपुलर हो गए कि मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आप उसका फ़ायदा उठाएं, अपने बच्चों को बोलें और खुद सीखें कि सर्च करो। आजकल इंग्लिश और हिंदी की तो कोई बाधा है नहीं, लैंग्वेज हमारा दोनों ही है उस पर। तो वैसे सर्च करके और उनसे सीखने की कोशिश करें। बहुत सारे स्वास्थ्य से रिलेटेड वीडियोज़ उसमें अवेलेबल हैं, तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और चीज़ों को सीखें और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बने लाइफ में। जाहिर तौर पे आत्मविश्वास अपने अंदर भरे, क्योंकि आपके सामने चीज़ें बिल्कुल खुली पड़ी हैं। और अब हम जिस तरह से टेक्निकली स्ट्रांग होते जा रहे हैं स्मार्टफोन के ज़रिए, लैपटॉप्स के ज़रिए, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, उसके एक एक पॉइंट्स को, एक एक बिंदु को मैम ने किस तरीके से बताया। तो आप हर चीज़ को सुनिए, बारीकी से समझिए और अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। ज़ाहिर तौर पे आपको हमारा शो बहुत अच्छा लगा होगा। उससे पहले मैम आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने एक एक बात को बहुत अच्छे से बताया, हमारे दर्शकों तक पहुँचाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा शो कैसा लगा ज़रूर आप हमें बताएं। उसके लिए आप हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। इसके अलावा हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com। और दोस्तों, इसी के साथ खुला आकाश की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।